ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। मेयर चुनाव के बीच हंगामे को लेकर सियासत। अब बीजेपी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को सस्पेंड करने की मांग बीजेपी कर रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को यह पत्र लिखा है और आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को सस्पेंड करने की मांग इस वक्त बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। दरअसल मेयर चुनाव के बीच जो हंगामा हुआ था, कल जो पूरे दिन हंगामा देखने को मिला, उसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। कल जिस तरीके से सदन के अंदर मारपीट हुई और हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, कुर्सियां चली, अब उस पूरे विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह पत्र लिखा गया है जिसमें आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। बीजेपी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को यह पत्र लिखा है। और वहीं अंजलि केस में इस वक्त डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तरफ से बड़ा सवाल किया गया। उन्होंने कहा है कि निधि पर जो गांजा तस्करी की एफआईआर हुई उसमें दीपक नाम के व्यक्ति के लिए तस्करी का जिक्र है। अंजलि मर्डर के एक आरोपी का नाम भी दीपक है। क्या ये दोनों दीपक एक तो नहीं? क्या निधि अंजलि के हत्यारों को जानती थी? ये तमाम सवाल इस वक्त दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तरफ से किए गए हैं। अंजलि केस में अब ये तमाम सवाल डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष की तरफ से किए गए हैं। क्या कुछ सवाल है, एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। मर्डर केस में अब ये पता चला है कि निधि के ऊपर एक एफआईआर हुई थी आगरा में 2 साल पहले, जिसमें वो ड्रग स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई थी। और ये भी पता चला है, उस एफआईआर में ये लिखा गया है कि जिसके लिए निधि ड्रग स्मगलिंग कर रही थी उसका नाम दीपक है। दीपक एक अक्यूज्ड भी है अंजलि मर्डर केस में। तो अब ये जानने की बहुत जरूरत है कि कहीं ये 2 दीपक एक ही तो नहीं है। अभी तक दिल्ली पुलिस की जांच काफी खराब रही है। निधि का फोन भी उन्होंने, जब दिल्ली महिला आयोग ने इंटरवीन करा, तब कॉन्फिस्केट करने की कोशिश की है। निधि से पूछताछ भी उसके बाद हुई है। अंजलि मर्डर केस में अब ये दिल्ली में शुक्रवार को मेयर के चुनाव को लेकर हुए हंगामे के बाद आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों और विधायकों ने एलजी हाउस का घेराव कर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने इस दौरान बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि मेयर चुनाव के लिए मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है। तो मेयर चुनाव को लेकर जो हंगामा कल देखने को मिला उसको लेकर अब ये प्रदर्शन किया गया है और साथ ही बीजेपी पर तानाशाही का आरोप इस वक्त आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने एलजी हाउस के बाहर ये प्रदर्शन किया है। वहीं झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा पर काम किया है। वहीं हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, पहले अटल जी के नेतृत्व में बनी, फिर झारखंड वालों ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। हमने हमेशा जनजातीय गौरव को और जनजातीय सम्मान को प्रायोरिटी दी। आजादी के 70
साल बाद भी एक भी जनजातीय व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुआ था। हमने आदिवासी घर की गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया। हमने आदिवासी कल्याण के लिए जो बजट कांग्रेस की सरकार जनजाति योजनाओं का 21,000 करोड़ का छोड़कर गई थी, उसको बढ़ाकर 86,000 करोड़ किया है। 3 करोड़ से ज्यादा जनजातीय किसानों को मोदी जी प्रति वर्ष 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं और आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय एक कांग्रेस सरकार 167 छोड़कर गई थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने 167 से 680 तक की बढ़ोतरी आदिवासी एकलव्य विद्यालय। पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया, रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया, हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाए, चाईबासा और कोडरमा में बन रहे हैं। भाई मैं तो लंबी सूची आपको बताया। हेमंत भाई, एक बार आपने क्या किया वो जरा हमारे झारखंड के लोगों को बता देना। ऐसा मत मानिए भाई कि उसने कुछ नहीं किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आदिवासी जमीन घुसपैठियों को देने का काम किया है। उन्होंने जनजातीय महिलाओं के अधिकार का रक्षण करने की जगह अपनी वोट बैंक की राजनीति करना। फरीदाबाद स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा और विधायक सीमा त्रिखा मौजूद रहीं। बैठक में पार्टी और संगठन को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि पार्टी की ओर से समय समय पर ऐसी बैठक होती रहती है ताकि कार्यकर्ताओं को मजबूती मिल सके। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता और जो लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी में हमेशा से पार्टी के कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें बैठक भी है, प्रशिक्षण भी है, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। तो चुनाव तो हमेशा पार्टी हमारी तैयार रहती है। जब भी कोई चुनाव आते हैं तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, कोई इसमें तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। क्या अहम बैठक में रहने वाला है आज? तो बेसिकली पार्टी के कार्यक्रम जो आगामी कार्यक्रम आए हैं उसके बारे में बताएंगे और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की बात होती है कि समाज में जाकर जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उनको बताएं। मेन मुद्दा तो यही रहता है। हमारी खास ये नए साल में नए कार्यालय में पहली बैठक जिला कार्यकारिणी की हो रही है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और ये नियमित बैठकें हैं जिला कार्यकारिणी की। केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने के बाद राज्य की होती है और राज्य के बाद जिलों की होती है। ये नियमित बैठकें हैं। इसमें संगठन का विस्तार, संगठन को मजबूती और केंद्र राज्य की सरकार ने जो काम आम लोगों के लिए किया है, जनहित में किए हैं, उन पर चर्चा होती है। आगे संगठन का कैसे विस्तार करना है उस पर चर्चा होती है। तो ये सारी चर्चाएं जिला कार्यकारिणी में होती हैं और आज होंगी। सड़क हादसे के बाद इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किए गए ऋषभ पंत का कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसी बीच उनके दाहिने पैर के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी भी की गई, जो पूरी तरह सफल रही। फिलहाल ऋषभ पंत अगले 3 से 4 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। बता दें कि बुधवार को पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल से मुंबई में शिफ्ट किया गया था।
कुछ दिनों पहले उर्फी जावेद को लेकर बीजेपी महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने एक बयान देते हुए महाराष्ट्र महिला आयोग पर सवाल उठाए थे और उन्हें उर्फी जावेद का समर्थक बताया था, जिस पर अब महाराष्ट्र महिला आयोग ने चित्रा वाघ को नोटिस जारी कर 2 दिनों में उनसे जवाब मांगा है। मिशन निवेश के तहत 2 दिन पहले सीएम योगी मुंबई दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम योगी को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की। इस दौरान महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर मौजूद रहे। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 32 केस सामने आए, जिसमें अकेले मुंबई और पुणे से कोरोना के 11 केस सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। और अब अगली खबर भोजपुर से, जहां अवैध बालू खनन को लेकर 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस दौरान फायरिंग में एक शख्स की गोली भी लग गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पूरे मामले का जायजा लिया वरिष्ठ संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने। बिहार में शराबबंदी के बाद यदि कहीं से राजस्व आता तो अभी बालू से। अब बालू की स्थिति बिहार में ऐसी बनती जा रही है कि जिस जिले में यदि खाते हैं तो वहाँ के बालू माफिया सक्रिय होते अब दिख रहे हैं। कहा जाता है कि कोई भी जिला अधिकारी यदि किसी भी बिहार के जिले में जाते हैं तो पहले शुरुआती दौर में काफ़ी कुछ एक्टिविटी दिखलाते हैं, बैरिकेडिंग तक करते हैं, छापामारी दिन रात माइनिंग अफसर के साथ मिलकर करते हैं। लेकिन वही जिला अधिकारी खुद सिस्टम में आ जाने के बाद अपने को बालू माफियाओं के घुटना टेकते नजर आते हैं। यदि पूरे बिहार के बालू घाट वाले जिले की बात करें तो वहाँ पे बालू माफिया सक्रिय हैं अवैध बालू खनन करने के मामले में। जिलाधिकारी की मिलीभगत माइनिंग अफसर के माध्यम से अवैध वसूली बिहार में जोरों से चल रही है। बहुत ही जल्द न्यूज़ 1 इंडिया खुलासा करेगा किस किस घाट से कितना जिलाधिकारी माइनिंग अफसर के माध्यम से वसूली करवाते हैं। पूरे बिहार की ये मूल समस्या बनती जा रही है। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। बिहार वहीं बिहार में आज से जातीय जनगणना शुरू हुई है और इसी को लेकर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, हम भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपने सत्ता राजनीतिक अधिकार की बात की, लेकिन अब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। 75 वर्ष की आजादी में कोई जाति जनगणना की बात क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री जी, हम भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आज़ादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा।
बिहार के नालंदा स्थित राजगीर में वन भोज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने शिरकत की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस वंशवाद के खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसी वंशवाद की गोद में बैठे हैं। साथ ही कहा कि आज बिहार में सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे में समाधान यात्रा के तहत उन्होंने क्या समाधान किया, ये बताएं। उस नीति के लिए संसाधन इकट्ठा करना पड़ता है। नीतीश बाबू बता दें संसाधन, एक ही चीज बोल रहे हैं ना, शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, आगे इनसे पूछा जाएगा। ये भुलाए नहीं कि प्रतिवर्ष जो बिहार का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, नीतीश बाबू कौन जवाब देगा? आपने क्या व्यवस्था किया है? पूरे बिहार में शराब बिक रहा है और आप भाषण दिए चले जा रहे हैं। जी नीचे जमीन पर क्या हो रहा है आप देख नहीं रहे, लोग मर रहे हैं। शराबबंदी में कहीं ना कहीं सर गरीबों को ही नुकसान। अरे शराबबंदी से पूरा का पूरा गरीब का बर्बाद कर दिया। बिहार में आज से शुरू हुई जातीय जनगणना के बीच पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पटना के अलग अलग इलाकों में जाकर जातीय जनगणना का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की जो निर्धारित समय सीमा है, उसमें हम लोग पूरी शुद्धता के साथ जातीय जनगणना को संपन्न कराएंगे। आगे उन्होंने कहा कि अगर कहीं किसी प्रकार की शिकायत होती है, तो कहीं विधि व्यवस्था की समीक्षा होती है, तो सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और संभावित थाना प्रभारी जिम्मेदार इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मार्किंग का है, अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है, तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये लोग देखेंगे, उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्किंग का सर क्या होगा? मकान पर मार्किंग का, मकान की मार्किंग की जा रही है, फर्स्ट फेज में वही की जा रही है और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगाए। वहीं झारखंड के रामगढ़ में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। साथ ही उपायुक्त ने कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारियां भी ली और गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए अमित शाह पर सीधा निशाना साधा और कहा कि उनका राज्य सरकार के खिलाफ बोलना गलत है। झारखंड में पहली बार सरकार बनी है जिसे काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और बाबूलाल मरांडी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये बड़ी बात उन्होंने आज खुलासा किया है कि किस तरह से वो लोग षड्यंत्र कर रहे थे इस सरकार को गिराने के लिए, और वो जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनके मुंह से ये शोभा नहीं देती है। पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की बात कर रही है, और जब भी यहाँ कोई आदिवासी और मूलवासियों की बात करता है तो उसको भ्रष्टाचार से जोड़ दिया जाता है। पहले डबल इंजन की सरकार में किस तरह की भ्रष्टाचार थी, शायद उनको पता नहीं है कि इतना भ्रष्टाचार चरम पर था कि उनके मुख्यमंत्री उन्हीं के मंत्री से चुनाव हार गए। तो थोड़ा अभी उनको ज्ञान प्राप्त होगा, अभी काफ़ी समय है। अभी चाईबासा में आए हैं, अभी पूरा जब झारखंड घूमेंगे तो उनको झारखंड की असलियत का पता लगेगा, और निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार की लोकप्रियता है तो घबराहट में इस तरह की वो बात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग और बाबूलाल मरांडी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झालाना संस्थानिक क्षेत्र में निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन किया। उन्होंने सेंटर पहुंचकर अधिकारियों से कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। अशोक गहलोत ने कहा कि इसे दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जो 130 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झलाना संस्थानिक क्षेत्र में निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन निवेश के तहत 4 और 5 जनवरी को मुंबई दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं सीएम योगी के कार्यक्रम के बाद न्यूज़ 1 इंडिया ने यूपी के पर्यटन और संस्कृति विभाग के मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने यूपी के पर्यटन और संस्कृति की विशेषता बताई। है मुकेश जी जो डीजी टूरिज्म है यूपी के, तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे सर, आप लोग यूपी से निवेश के लिए मुंबई आए हैं और आप टूरिज्म के सेक्टर को देखते हैं, तो किस तौर पर यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान आप यूपी में जो है वो आकर्षित करना चाहोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है टूरिज़्म का। तो आप समझ लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में इतने बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों को नहीं पता कि क्या क्या है उत्तर प्रदेश में, इसलिए हम लोग ये लेकर चलते हैं कि जिसने यूपी नहीं देखा उसने इंडिया नहीं देखा। खान की अगर बात करें तो इतनी वेराइटीज़ है, मिठाइयों की बात करें तो इतनी वेराइटीज़ है, परिधान की, कल्चर की, डांस की, ड्रामा की, और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं, स्पिरिचुअल साइट्स हैं। जैसे गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो सर्वाधिक स्थल हैं, महत्वपूर्ण स्थल, जो कपिलवस्तु, संकिसा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में है। इसी तरीके से अयोध्या जो बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर, और एक विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के तौर पर वो विकसित होकर के स्थापित होगी। प्रयागराज जहाँ पे कुंभ हुआ था 2019 में, 24 करोड़ लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे उसमें भाग लेने के। अभी 2025 में महाकुंभ हो रहा है, उसकी तैयारियाँ बड़ी जोरों से चल रही है, और उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सेदारी करेंगे। इस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्मित होने के बाद में काशी में आने वाले लोग, जो वाराणसी में पहले लोग आते थे, वो साल भर में 1 करोड़ के आसपास लोग आ पाते थे। अभी ये हालत है कि अकेले श्रावण महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ गए। हमारे यहाँ मथुरा में जो तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, मथुरा, वृंदावन, ब्रजभूमि के और भी जो एरिया हैं वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से लोगों की आवाजाही बढ़ी है। अयोध्या में जो दीपोत्सव हमने प्रारंभ किया है, वाराणसी में देव दीपावली को बहुत ही बड़े लेवल पर डिजिटल तौर पर हमने इस्तेमाल करना चालू किया, उसमें भी लोग आ रहे हैं। तो कुल मिला करके ये देखेंगे कि न केवल स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेसेस में, बल्कि जो हमारे नेचुरल साइट्स हैं, चाहे हमारे यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, हमारे यहाँ पे कतर्निया घाट नेशनल पार्क है, इन सभी जगहों के अलावा जो लोग कहते हैं ना कि फॉसिल पार्क अमेरिका का 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और बड़ा पुराना है। हमारे यहाँ पे जो सलखन फॉसिल पार्क है 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी इतना पुराना हमारे यहाँ फॉसिल पार्क मौजूद है। ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में विंध्य एरिया में रॉक पेंटिंग्स खूब सारी है, जो पैलियोलिथिक एज की या पाषाण एज की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो कुल मिला करके इसको बहुत है। इसी तरीके से हमने ये भी देखा है कि मॉन्यूमेंट टूरिज्म में जो पुराने हमारे पास में फोर्ट्स और पैलेसेस हैं, अभी हमने पूरा बुंदेलखंड का एक सर्वेक्षण कराया, उसमें हमने ऐसे 30 पुराने फोर्ट्स, किले आइडेंटिफाई किए हैं या पैलेसेस, जिनको हम हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जब ये हेरिटेज होटल बन जाएंगे तो लोग एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।